नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत में स्टार्टअप व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ। टीकाकरण का आंकड़ा 157 करोड़ के निकट पहुंचा। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर का खतरा 50% बढ़ने की आशंका। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी के आरंभिक मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया। और नई दिल्ली में आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के लोह किन यू से। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239784046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। देश आज राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद में ये घोषणा की थी। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप को देश की रीढ़ बताते हुए कहा कि ये भारत की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि ये दशक भारत में प्रौद्योगिकी का दशक होगा, जिसे टेकेड कहा जाएगा। भारत अपने युवाओं के इस सामर्थ्य को पहचानते हुए नीतियां बना रहा है, निर्णय लागू कर रहा है। हमने अनेकों हैकेथॉन्स का आयोजन करके नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। सरकार के अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय नौजवानों और स्टार्टअप के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नए आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नए ड्रोन रूल्स हो या फिर नई स्पेस पॉलिसी, सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देने की है। प्रधानमंत्री ने देश के द्वारा देश के लिए नवाचार का मंत्र देते हुए कहा कि भारत के स्टार्टअप आसानी से खुद को दूसरे देशों तक पहुंचा सकते हैं। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। वर्ष 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81 नंबर पर रुका पड़ा था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा दशक को नवाचार और नई सोच का युग बताते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर उद्योग तक हमारी जरूरतें और क्षमताएं असीमित हैं। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान पर निवेश करना सरकार की प्राथमिकता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 16 जनवरी को महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान शुरू किया था। एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में
एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है, जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। टीकाकरण अभियान के तहत पिछले वर्ष सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके लगाए गए। 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाए जाने लगे। उसके बाद 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 45 वर्ष से अधिक उम्र के अन्य रोगों से पीड़ित लोगों को टीकाकरण अभियान के दायरे में लाया गया। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। इस वर्ष 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आरंभ हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए एहतियाती टीके लगाने का अभियान 10 जनवरी से शुरू हुआ। इस बीच कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 156 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 57 लाख 29 हजार से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 42 लाख 69 हजार से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 6,041 लोगों में ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1,22,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 94.83% है। केरल में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। कल 17,755 लोग संक्रमित पाए गए। 48 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 528 हो गई है। संक्रमण दर 29.62% हो गई है। महामारी से कल 17 लोगों की मृत्यु हो गई। इस समय राज्य में 90,649 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। इस बीच राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आने वाले सप्ताहों में कोविड के और अधिक फैलने की आशंका व्यक्त की है। तिरुवनंतपुरम में जिला प्रशासन ने संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। जिले में जनसभाएं और लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। गुजरात में कल 9,177 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सबसे अधिक 2,621 लोग अहमदाबाद में संक्रमित पाए गए। कल 1,76,918 टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 9 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 1,963 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,075 रोगी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र के हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड से 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,054 हो गई है। राज्य में इस समय कोरोना के 22,000 से अधिक मरीज हैं। इनमें से 17,000 मरीज ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम इलाके से हैं। तेलंगाना के अन्य शहरों में भी कोविड का तेजी से प्रसार हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत में स्टार्टअप व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ। टीकाकरण का आंकड़ा 157 करोड़ के निकट पहुंचा। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर का जोखिम 50% बढ़ने की आशंका। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी के आरंभिक मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया और नई दिल्ली में आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के लौह कीन यू से। निर्वाचन आयोग ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है।
कल स्वास्थ्य मंत्रालय और गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग अलग वर्चुअल बैठक के बाद ये फैसला किया गया। एक रिपोर्ट। बैठक के दौरान चुनाव आयोग ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिबंधों और महामारी की अवधि के दौरान व्यक्तियों के एकत्र होने के मौजूदा दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की। आयोग ने वर्तमान स्थिति, तथ्यों और इन बैठकों में प्राप्त जानकारी पर विचार करने के बाद निर्देश दिया है कि 22 जनवरी 2022 तक किसी भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग बाद में स्थिति की समीक्षा करेगा और तदनुसार आगे निर्देश जारी करेगा। इस माह की 22 तारीख तक चुनाव से संबंधित किसी व्यक्ति, समूह सहित राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की किसी भी ऑफलाइन रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा इस महीने की 8 तारीख को जारी किए गए चुनावों के संचालन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों में निहित सभी शेष प्रतिबंध लागू रहेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने समाजवादी पार्टी को कोविड नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया है। एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों और 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करने के अवसर पर लखनऊ में अपने कार्यालय पर शुक्रवार को प्रेस वार्ता और वर्चुअल रैली का आयोजन किया था। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ जुटी थी। चुनाव आयोग ने सपा महासचिव को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि जवाब न दाखिल करने की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व इस मामले में लखनऊ के गौतमपल्ली थाना प्रभारी को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया जा चुका है। चुनाव आदर्श आचार संहिता और कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन में समाजवादी पार्टी के खिलाफ गौतमपल्ली थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार नाहिद हसन को गैंगस्टर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। स्थानीय फास्ट ट्रैक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस अधिनियम के तहत लगभग 1 साल पहले उन पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था। वो शामली जिले से लगभग 1 साल से फरार थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आशंका व्यक्त की है कि रासायनिक खाद के इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर के मामले 50% बढ़ जाएंगे। गुजरात में किसानों के साथ वर्चुअल बातचीत में उन्होंने प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। श्री अमित शाह ने अपने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 50% किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य भी तय किया। किसानों से बातचीत में गृह मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के कारण जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है और जहरीले तत्व भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा घातक स्थिति हरित क्रांति के बाद से खेतीबाड़ी के तरीकों की समय समय पर समीक्षा नहीं होने का नतीजा है। उन्होंने कहा कि खाद के रूप में गाय के गोबर और मूत्र के उपयोग से प्राकृतिक कृषि ही मिट्टी की उत्पादकता बहाल करने का एकमात्र तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि यह कार्यक्रम ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनके समक्ष आ रही चुनौतियों को समझने और उनकी आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से जानने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा जगत में उभरते हुए रुझानों का भी पता लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षाएं निकट हैं और इसे देखते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उन्होंने प्रतिभागियों से परीक्षा को तनाव मुक्त बनाने के बारे में बातचीत करने और बहादुर परीक्षा योद्धाओं, उनके माता पिता और शिक्षकों की सहायता करने का आग्रह किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल दक्षिण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस ऑनलाइन आयोजन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई, पुदुचेरी के उपराज्यपाल डॉ तमिलसाई सौंदरराजन, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई मंत्रीगण तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने शामिल होंगे। गयाना में अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के शुरुआती मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हरा दिया है।
भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 ओवर और 5 गेंद में 232 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम 45 ओवर और 4 गेंद में 187 रन की बना सकी। भारत प्रतियोगिता में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के साथ ग्रुप बी में है। दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज भारत के लक्ष्य सेन का सामना विश्व चैंपियन लोह किन यू से होगा। 20 वर्ष के लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नांग त्से योंग को हराया। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को थाईलैंड की सुपनिदा केटेथोंग से हार का सामना करना पड़ा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम महान विद्वान और समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे का स्मरण कर रहे हैं। रानाडे का निधन 16 जनवरी 1901 को हुआ था। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने प्रार्थना समाज, पूना सार्वजनिक सभा और महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक सभा की स्थापना में सहयोग किया। उन्होंने बॉम्बे अंग्रेजी मराठी दैनिक इंदु प्रकाश का भी संपादन किया। रानाडे ने बॉम्बे विधान परिषद और वित्तीय समिति के सदस्य तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। 18 जनवरी 1842 को नासिक जिले में जन्मे रानाडे बंबई विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के पहले बैच में थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1871 में पुणे में एक सबॉर्डिनेट न्यायाधीश के रूप में काम शुरू किया। रानाडे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनकी प्रोन्नति 1895 तक रोके रखी। रानाडे ने भारतीय समाज में मानवीयता, समानता और आध्यात्मिकता के संतुलन के लिए भारतीय समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1861 में किशोरावस्था में ही उन्होंने सह संस्थापक के रूप में विधवा विवाह संघ की नींव रखी, जिसने हिंदू विधवाओं के पुनः विवाह को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज के माध्यम से उन्होंने कट्टर सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों की अवहेलना का प्रयास किया। उन्होंने बाल विवाह और विदेश यात्रा पर जातिगत प्रतिबंधों के विरोध में तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के समर्थन में अपने समाज सुधार प्रयासों के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया। ब्रिटिश सरकार से औद्योगिकरण और जनहित कार्यक्रम शुरू करने की अपील के लिए रानाडे को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। रानाडे ने शिक्षाविद और उदारवादी राजनीतिक नेता गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कई अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित किया। 16 जनवरी 1901 को रानाडे के निधन के बाद गोखले ने उनके सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। भारत के महान सपूत महादेव गोविंद रानाडे को हमारा भावभीना नमन। সাহিত্য আকাশে বাংলার তোমার লেখনী এঁকেছিল ছবি নিপীড়িত জনতার।
साहित्य जगत के सर्वकालिक सर्वाधिक लोकप्रिय लेखकों में से एक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी आज हम स्मरण कर रहे हैं। 16 जनवरी 1938 को उनका निधन हुआ था। शरत चंद्र ने हमेशा महिलाओं और शोषित वर्गों के हित के लिए आवाज उठाई और उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया। शरत चंद्र ने अपने लेखन के दर्शन को स्पष्ट करते हुए कहा था, जिन्होंने विश्व को अपना सर्वस्व दे दिया और बदले में कुछ नहीं पाया, उन वंचितों, शोषितों और निर्बलों की पीड़ा ने मुझे स्वर दिया है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भूमिका निभाई। 1921 से 1936 तक वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की हावड़ा शाखा के अध्यक्ष रहे। उनकी कृति पाथेर दाबी एक गुप्त समाज संगठन की कथा है, जिसका लक्ष्य देश को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र कराना था। इस उपन्यास का नायक सव्यसाची संगठन का नेता है। कथानक समसामयिक मुद्दों जैसे अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता, धनी और निर्धन वर्ग के बीच की खाई और समाज में महिलाओं की स्थिति को उजागर करता है। शरत चंद्र अपने उपन्यासों के कथानक के लिए गांवों में जाकर वहां के लोगों से घुलते मिलते थे। जमीनी स्तर से एकत्र अनुभव ही उनकी साहित्यिक कृतियों की अनूठी शैली और व्यापक प्रभाव का कारण था। इस महान राष्ट्रवादी रचनाकार को शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना है। गुवाहाटी, शिलंग और अगरतला में सुबह कोहरा छाया रहा और बाद में आसमान साफ रहेगा। इम्फाल, आइजॉल और गैंगटॉक में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
चंद्रिका आज के अखबारों ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ाने की खबर प्रमुखता से दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है राजनीतिक दलों को आचार संहिता और कोरोना प्रोटोकॉल मानने के निर्देश। दैनिक हिंदुस्तान ने लखनऊ में भीड़ जुटाने पर समाजवादी पार्टी को आयोग का नोटिस दिए जाने की खबर को अहमियत दी है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में अखबारों ने विस्तार से मुखपृष्ठ पर समाचार दिए हैं। दैनिक जागरण ने देश में कोविड रोधी टीकाकरण के 1 वर्ष पूरा होने की खबर पर लिखा है टीकाकरण अभियान के उत्कर्ष का 1 वर्ष। इस बीच देश में संक्रमण की स्थिति को भी सभी अखबारों ने अहमियत दी है। सेना दिवस के अवसर पर कल सेना प्रमुख के पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप लगाने और साथ ही सैनिकों के लिए नई वर्दी को मंजूरी अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है सेना दिवस परेड में झलका थल सेना का खुद से पहले देश की सेवा का जज्बा। लगभग सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर लिखा है आगामी वर्षों में गणतंत्र दिवस समारोह सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी से आरंभ होंगे। लोकसत्य लिखता है भारत से चुराकर ब्रिटेन भेजी गई अजामुखी योगिनी की मूर्ति को भारत लाया जा रहा है। ये मूर्ति विशेष पत्थर से बनाई गई 10वीं शताब्दी की अनूठी कृति है। मौसम विभाग के हवाले से अखबार लिखते हैं दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड अभी जारी रहेगी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है शनिवार को दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा। दैनिक जागरण लिखता है कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड हिमपात की चपेट में। अमर उजाला ने लिखा है सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं के दूसरे टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में। और दैनिक भास्कर की खबर है कोरोना काल में विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या हुई 2 गुनी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार भारत में स्टार्टअप व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान की आज पहली वर्षगांठ। टीकाकरण का आंकड़ा 157 करोड़ के निकट पहुंचा। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से अगले 15 वर्ष में कैंसर का खतरा 50% बढ़ने की आशंका। अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी के आरंभिक मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से पराजित किया। और नई दिल्ली में आज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल फाइनल में लक्ष्य सेन का सामना सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।